वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। 8 मार्च 2025 के प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं नेम्ड रिएक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं नामित अभिक्रियाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित हैं या किसी गुण के ऊपर आधारित हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नेम्ड रिएक्शन। और ये नेम्ड रिएक्शन किसी न किसी रूप में, चाहे सीधे नेम्ड रिएक्शन के रूप में पूछ ली जाएं, या फिर कन्वर्जन के रूप में पूछ ली जाएं, या फिर क्या होता है जब के रूप में पूछ ली जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हैं ये कम से कम 8 से 10 नंबर के मार्क्स में एग्ज़ाम में आपको पेपर में मिल जाएंगी। तो नेम्ड रिएक्शन में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं उनकी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड्स अपक्रिया की। वुड्स अपक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स अपक्रिया में क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, एल्किल हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है RX। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और दो मॉलिक्यूल लेने के बाद इनकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। और सोडियम मेटल के भी दो एटम। तो सबसे पहली बात, दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लिए और दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के लिए, और प्रेजेंस होती है ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की। तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। तो हीट करने से जो एल्किल हैलाइड का हैलोजन वाला पार्ट है वो सोडियम मेटल के साथ निकल जाता है और बनाता है सोडियम हैलाइड 2NaX। और ये जो एल्किल ग्रुप हैं ये आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन में R जो एल्किल ग्रुप है इसकी जगह हमने लिया है CH3 ग्रुप, हैलोजन की जगह लिया है Cl। इधर भी आप देख रहे हैं R की जगह लिया है CH3 मेथिल ग्रुप और X की जगह लिया है Cl। और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से सोडियम और हैलोजन आपस में रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड इन्होंने बनाया है और दोनों एल्किल ग्रुप RR जुड़ करके ये एथेन बन गया है। तो ये आपकी पहली नेम्ड रिएक्शन है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो फिटिग रिएक्शन है। ये भी बिल्कुल वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात, जो आपकी वुड्स रिएक्शन थी उसमें क्या था? वुड्स रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड थे उसके दो मॉलिक्यूल लिए गए थे। यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह पर हम लेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का फार्मूला होता है ARX। तो ARX के दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं और रिएक्शन कराई है सोडियम मेटल के साथ। प्रेजेंस है ड्राई ईथर की। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ। तो ये एरिल हैलाइड के जो हैलोजन हैं वो सोडियम मेटल के साथ एलिमिनेट होकर के बनाएंगे सोडियम हैलाइड Na2NaX। और ये एरिल ग्रुप और एरिल ग्रुप आपस में जोड़ करके बाई एरिल बना लेगा। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया है एरिल हैलाइड के रूप में। दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो 2NaCl निकल गया है, एलिमिनेट हो गया है और साथ में क्या बना है? बाईफेनिल बना हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अभी तक आपने देखी वुड्स रिएक्शन, फिर देखी फिटिग रिएक्शन, अब हम देखेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोनों में बहुत ही ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। वुड्स रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लिए गए थे, फिटिग रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के लिए गए थे। लेकिन वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लेंगे और एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल हमने एरिल हैलाइड का लिया है ARX और एक मॉलिक्यूल हमने लिया है किसका? एल्किल हैलाइड का RX। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ।
तो इसमें से एरिल हैलाइड का हैलोजन निकल जाएगा, एल्किल हैलाइड का हैलोजन निकल जाएगा और बनाएगा 2NaX। और ये जो एल्किल ग्रुप है इस एरिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एरिल हैलाइड की जगह क्लोरोबेंजीन लिया है, एल्किल हैलाइड की जगह मेथिल क्लोराइड लिया है, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, तो इसमें से 2NaCl निकल गया है और ये टॉल्यूइन बन करके तैयार हो गया है। बच्चों, ये रिएक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है डॉर्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डॉर्जन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डॉर्जन रिएक्शन में हम अल्कोहल की रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो अल्कोहल फार्मूला आप जानते हैं ROH होता है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 के साथ और पिरिडीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो बेटा क्या होगा, इसमें से ये जो R है इस SOCl2 के एक Cl के साथ मिलकर के RCl बना लेगा। आप देख रहे हैं RCl बना लिया इसने। और ये जो SO है ये OH का जो O है इसके साथ मिलकर के SO2 बनाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। आप देख रहे हैं सल्फर डाई ऑक्साइड बना। अब बचा एक H और एक Cl। H और Cl मिलकर के क्या बनाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और HCl मिलता है। इसे हम बोलते हैं डॉर्जन रिएक्शन। बेटा इसे भी नोट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है इसका? हुन्स-डीकर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं या साल्ट ऑफ सिल्वर, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, सिल्वर एसीटेट ले सकते हैं। तो सिल्वर एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOH। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो RCOOH की बात कर सकते हैं। तो हमने लिया है RCOOH और इसकी रिएक्शन किसी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन से ही कराते हैं। तो ब्रोमीन लिया है Br2 और विलायक कौन सा लेते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। सिल्वर साल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो बेटा क्या होगा, तो ये ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल आप रिएक्शन देख लें RCOOAG, ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट और इसकी रिएक्शन हमने कराई है Br2 के साथ। Br2 का मतलब हुआ Br के कितने एटम? 2 एटम और इसमें से एक Br Ag के साथ निकल जाएगा और बनाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और ये वाला Br किसके साथ जुड़ जाएगा? इस कार्बोक्सिलिक, ये वाला जो Br है ये जुड़ जाएगा इस एल्किल ग्रुप के साथ, बनाएगा RBr। और ये जो COO है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। एक बार फिर से, जब हम किसी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बच्चों इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका नाम है आइडोफार्म रिएक्शन या आइडोफार्म अभिक्रिया। आइडोफार्म अभिक्रिया में क्या होता है? आइडोफार्म अभिक्रिया में जब हम किसी अल्कोहल के साथ या कोई कार्बोनिल ग्रुप जैसे एसीटोन, ऐसे यौगिकों के साथ जब हम आयोडीन की अभिक्रिया NaOH कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ मिलता है जिसे हम बोलते हैं आइडोफार्म, जिसका फार्मूला होता है CHI3। साथ में बनता है सोडियम फार्मेट, सोडियम आयोडाइड और जल।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है, इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया। आइडोफार्म और हेलोफार्म एक ही रिएक्शन है। आइडोफार्म में हम आयोडीन लेते हैं और हेलोफार्म में कोई हेलोजन ले सकते हैं। आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। अगर आयोडीन लेते हैं हेलोजन के रूप में तो आइडोफार्म बोलेंगे, क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोफार्म रिएक्शन, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफार्म रिएक्शन। यानी जैसा हेलोजन लेंगे उस रिएक्शन को वैसा नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है इस रिएक्शन में, इसको हम जरा देखेंगे एक बार। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ, और प्रेजेंस किसकी होती है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की। ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है कैसा होता है, निर्जल होता है। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन। तो बेटा क्या होगा, दो एसिटिल क्लोराइड का जो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। CH3COCl में ये जो Cl वाला पार्ट है ये एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होकर के क्या करेगा, इस फिनॉल के हाइड्रोजन किसी भी आर्थो कंडीशन पर और पैरा कंडीशन पे पहुंचेगा। आर्थो कंडीशन से हाइड्रोजन को हटाएगा और HCl बनाएगा। जब पैरा कंडीशन से ये हटाएगा हाइड्रोजन को तो HCl बनाएगा, तो HCl निकल जाएगा इसमें से। बाकी का जो इसका बचा हुआ पार्ट CH3CO पार्ट है वो कहाँ पर जुड़ेगा, एक बार इसकी आर्थो पोजीशन पर और एक बार इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर बनाने की एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। कैसे बनाते हैं, होता क्या है इसमें, इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है RONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, R की जगह अगर हम CH3 ग्रुप ले लें तो हम इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। R की जगह हम C2H5 ग्रुप ले लें तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी एल्किल हैलाइड के साथ, CH3Br के साथ करा सकते हैं, CH3Cl के साथ करा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने CH3Cl लिया है, ये हमारे पास हो गया CH3Cl। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हमने लिखा है। तो बेटा इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से Na इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, Cl इलेक्ट्रो निगेटिव है, NaCl बना लेगा, इसमें से बन जाएगा NaCl और ये NaCl बन के तैयार हो गया। साथ में क्या बनेगा, ये CH3 वाला पार्ट जा करके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROCH3। कोई ईथर बन सकता है, जैसे हमने यहाँ पर भी CH3 लिया है तो ये बन जाएगा CH3OCH3, जिसको हम बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। अगर हमें डाई एथिल ईथर बनाना होता तो हम जो सोडियम एल्कोक्साइड जो हमने लिया है उसमें हम लेते सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड लेने पर हमें क्या मिलता, हमें मिलता डाई एथिल ईथर। अगर हम यहाँ भी R की वैल्यू क्या लेते, C2H5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सेल्सल्डिहाइड, जिसको हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और एक्वस कास्टिक सोडा के साथ या एक्वस कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सेल्सल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन हमने क्लोरोफार्म और NaOH के साथ कराई है।
NaOH के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो ये NaOH के 3 जो Na परमाणु हैं या सोडियम परमाणु हैं, ये CaCl3 के 3 Cl के साथ रिएक्शन करके 3 NaCl बना रहे हैं। कितने NaCl बना रहे हैं? 3 NaCl। आप देख रहे हैं 3 NaCl के बन रहे हैं, ये 3 NaCl बन गए हैं। और जो OH हैं, इसमें से OH क्या बना लेंगे? OH 3 OH हैं, 3 OH मिलकर के 2 H2O बना लेंगे, और बाकी का जो बचा CHO ग्रुप है वो इसकी आर्थो पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, और सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम जो कराते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। टेम्परेचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 केल्विन या आप कह सकते हैं 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 6 atm होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम सैलिसिलेट। और जब हम इसको अम्लीकृत करते हैं, अम्लीकृत करने का मतलब हुआ HCl इत्यादि के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी अम्ल के साथ, तो हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार की दवाओं को बनाने में, ज़्यादातर जो एस्प्रिन वगैरह की दवाएं हैं इनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम एल्किल साइनाइड लेते हैं। एल्किल साइनाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है RCN। क्या होता है? RCN। तो हमने RCN लिया हुआ है। RCN का हम अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। और अपचयन करने के लिए हमने अपचायक जो लिया हुआ है वो SnCl2 लिया है, HCl की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के रूप में नेसेंट हाइड्रोजन 2 एटम हाइड्रोजन के लिए हुए हैं। रिएक्शन जब कराएंगे तो रिएक्शन कराने से एक हमें क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट मिलेगा। एक H जा कर के इस C के साथ जुड़ेगा, और एक H जा कर के H के साथ जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा, तो बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ है। इसका क्या होगा? जल अपघटन होगा। क्या हो जाएगा? इसका जल अपघटन होगा। तो हमें इसका जल अपघटन करेंगे तो H2O के साथ जल अपघटन कर रहे हैं, HOH, तो बेटा क्या बनेगा? RCHO बन जाएगा। ये इतना पार्ट आप देख रहे हैं RCHO के रूप में बन गया। और ये कितने? एक N है और 3 H हैं, तो एक N और 3 H मिलकर के क्या बना लेंगे? NH3 बना लेंगे। तो आपने देखा रिएक्शन में एल्किल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनलेस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में हमने कराई है, इसका अपचयन कराया है। तो पहले एक हमें एमीन मिला है जो इंटरमीडिएट है, कब अल्प समय के लिए बनता है, और फिर जब हमने इसका जल अपघटन कराया तो हमें एल्डिहाइड मिला है और NH3 मिला। R की वैल्यू अगर आप CH3 लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, हर बार पूछी जाती है। पर्किन रिएक्शन में हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड लिया है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO। आप चाहें तो रिंग फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, चाहे रिंग के ऊपर CHO दिखा दीजिए, चाहे C6H5CHO ऐसे दिखाइए। इसकी रिएक्शन हमने कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO का होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और बेसिक मीडियम में कराते हैं रिएक्शन। तो बेटा क्या होता है? तो रिएक्शन कराने पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हर बार पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है
इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। पिछले बार भी एग्ज़ाम में पूछी गई है और उसके पिछले बार भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन जो देता है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई भी एल्डिहाइड हो या कोई भी कीटोन हो। जब कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या कोई कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उनकी जब रिएक्शन कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में K2CO3 या NaOH इत्यादि लेकर के हम करा सकते हैं रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो ये एल्डोल संघनन जो होता है दो एल्डिहाइडों के बीच में हो सकता है, दो कीटोनों के बीच में हो सकता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में ये रिएक्शन हो सकती है। तो संघनन क्या होता है कि दो एल्डिहाइड आपस में आकर के संघनित हो जाते हैं, एक जगह से आकर के जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लिया है एल्डिहाइड, कोई लिया हुआ है एल्डिहाइड के रूप में हमने लिया है CH3CHO, दूसरा एल्डिहाइड भी मान लीजिए समान एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमने CH3CHO लिया है। लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से CH3CHO। अब देखिए यहाँ प्रेजेंस किसकी है? NaOH की, वो भी कैसा है? तनु है, तनु NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ये कहाँ से संघनित होगा? इस CHO का जो O है और ये इसका जो H है, यहाँ से संघनित ये होकर के बनाएगा CH3CHOHOCCH3। ये एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा और इस प्रोडक्ट का नाम है क्रोटेनएल्डिहाइड। रिएक्शन किस टाइप की है? रिएक्शन ये योगात्मक अपक्रिया या एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जब कोई अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन किसी क्षार की उपस्थिति में अपकृत होता है तो एक एल्डोल का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। बच्चों इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका नाम है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड समान हो सकते हैं, दोनों कीटोन समान हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल में जो एक एल्डिहाइड अलग होगा, दूसरा एल्डिहाइड अलग होगा। एक अगर हमने एस्टेल्डिहाइड लिया है तो दूसरा हमने कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया है। अलग अलग एल्डिहाइड लेने पर जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इस अपक्रिया में दो अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। एक हम एल्डिहाइड ले लें, एक कीटोन ले लें, या दोनों ही एल्डिहाइड लेकिन अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस का मतलब ही है अलग अलग टाइप के। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं कैनिजारो अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन हर बार पूछी जाती है। कैनिजारो रिएक्शन में कौन देता है? सबसे पहली बात, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से एस्टेल्डिहाइड में पाया जाता है कि नहीं? एस्टेल्डिहाइड में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड में पाया जाता है कि नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं पाया जाता है। तो ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है, बेंजल्डिहाइड दे सकता है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। तो इस अपक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट जिनमें होता है, ऐसे एल्डिहाइड की अपक्रिया हम कंसंट्रेट NaOH के साथ कराते हैं, तो एक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनाएगा। जैसे हमारे पास 2HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई है, वो भी कैसा है? कंसंट्रेट NaOH के साथ कराई, तो एक एल्डिहाइड का चयन होगा, तो ये बनाएगा CH3OH। CH3OH क्यों बनाया? क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसलिए एक कार्बन का अल्कोहल बना हुआ है, और दूसरा जो एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीकृत होगा किसमें? सोडियम फॉर्मेट में। तो ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। पूरा नाम इसका जान लेते हैं। H here स्टैंड फॉर हेल, V स्टैंड हेयर फॉर बोलार्ड एंड Z स्टैंड हेयर फॉर जेलेस्की। तो पूरा नाम है हेल बोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है, कोई अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन किसी हम हैलोजन के साथ कराते हैं, और हैलोजन के साथ साथ हमें प्रेजेंस चाहिए रेड फास्फोरस की। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन लिखी हुई है, हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने कराई है Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराने पर Cl2 का में 2 Cl के एटम हैं, एक Cl का एटम इस CH3 के एक H को विस्थापित करेगा और विस्थापित करके बनाएगा CH2 Cl COOH, और जो यहाँ से H निकला हुआ है वो बचे हुए Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइम फिर रिएक्शन होगी Cl2 के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो Cl2 का एक Cl फिर इसको रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करके बनाएगा CH Cl2 COOH, और यहाँ क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। फिर फर्दर एक बार अभी आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन और इसमें बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन बचे होने पर फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, प्रेजेंट सेम रेड फास्फोरस। तो एक Cl क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बनाएगा Cl3 COOH। इस तरह से आप देख रहे हैं, और यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या बना है, ये पहला जो ये एसिड है इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका। इस अपक्रिया में जब हम एल्डिहाइड हो या कोई कीटोन हो उसकी अपक्रिया जिंक अमलगम के साथ कराते हैं। अमलगम क्या होता है, किसी भी की धातु के साथ अगर मरकरी जुड़ी है तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो जिंक अमलगम के साथ जब कराते हैं तो जिंक अमलगम के साथ कराने पर ये जो CO कार्बोनिल समूह है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रिएक्शन दी हुई है, जैसे हमारे पास CH3CHO है, CH3CHO, इसका आप चयन कर रहे हैं जिंक अमलगम के साथ ZnHG और प्रेजेंस है HCl। तो ये तो समूह CH2 में चेंज हो गया, तो CH3 और CO समूह किसमें चेंज हो गया, CH2 में। अब क्या बचा, अब जो है ये H है CO समूह से CH2 में चेंज हो गया, 2H जाकर के इसमें जुड़ गए। अब जो बचा वो क्या बना, अब जो 2H बने जुड़े हुए हैं ये जाकर के इसमें जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH3। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन जाएगा, और दो जो हाइड्रोजन इसमें के बचे हुए हैं इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में चेंज करने की बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन या डीकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। डी का जब शब्द जहां भी आए इसका मतलब कोई चीज एलिमिनेट हो रही, निकल रही है। तो कार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन को बोल रहे हैं डीकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, सोडा लाइम जो होता है वो NaOH और CO का मिश्रण होता है, इसके साथ जब कराते हैं
तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं हमने लिया है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH और CO का मिश्रण है। तो बेटा इसमें से क्या होगा, इसमें से ये इतना पार्ट निकल जाएगा किस रूप में, Na। इसमें से इतना पार्ट निकलेगा, सबसे पहले ये CO2 निकल जाएगा। CO2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, CO2 निकल जाएगा। और क्या निकलेगा, और इसमें से निकलेगा NaHCO3। फिर से एक बार रिएक्शन देखते हैं, एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखते हैं। जो ये RCOOH है, RCOOH की रिएक्शन हमने कराई है सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ और CO की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले NaHCO3 निकलेगा, ये NaHCO3 निकल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये H जाकर के इस एल्किल ग्रुप से जुड़ के क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। फर्दर फिर क्या होगा, फर्दर फिर इसमें से NaHCO3 में से CO2 निकलेगा, ये NaHCO3 है, इसमें से क्या होगा, इसको हीट कर रहे हैं तो निकल गया CO2, इसमें से निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है एस्टरीकरण रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टरीकरण रिएक्शन जो होती है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक फलों जैसा मीठा पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीकरण रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COOH लेंगे, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास जिसका नाम है एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने एथिल अल्कोहल के साथ कराई है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH और प्रेजेंस है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो बेटा इसमें से क्या निकल गया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक तरह का निर्जलीकारक होता है, तो इसमें से वाटर निकाल देगा, तो H2O निकल जाएगा, और जो शेष पदार्थ है वो आपस में जाकर के जुड़ जाएगा, बनाएगा CH3COOC2H5। बच्चों आप जानते हैं इसका नाम क्या है, ये एक तरह का एस्टर है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे, एथिल एसीटेट। बहुत अच्छी रिएक्शन है, हाई स्कूल में भी पूछी जाती है और इंटरमीडिएट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है उसका नाम है श्मिट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एमीन, प्राइमरी एमीन बनाने के लिए रिएक्शन इस्तेमाल होती है। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो देखते हैं, CH3COOH प्लस NH3 को हम कुछ इस तरह से लिख ले रहे हैं, NHHH, 3 बार हमने H लिख लिया है, और प्रेजेंस किसकी है, कंसंट्रेट H2SO4 की। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर CO दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 बन जाएगा। फिर इसमें से ये जो NH2 ग्रुप है ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा तो बना लेगा CH3NH2, प्राइमरी एमीन या मेथिल एमीन बना लेगा। अब क्या बचा, अब एक H बचा। अब इसमें जो है इसमें रिएक्शन एक बार फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें गलत हमारे ख्याल से रिएक्शन प्रिंट हो गई है, फिर से रिएक्शन देखते हैं इसको। ये रिएक्शन बेटा इसमें गलत प्रिंट हुई है, ये गलत थोड़ा सा है, ये चीज इसमें गलत दी हुई है, आप इसको थोड़ा सही करके देखते हैं। N3H को इस तरह से लिखते हैं, CH3COOH प्लस N3H कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में
तो क्या होगा, इसमें से निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद आप देख रहे हैं N3 है, N3 में से 2 N मिलकर के क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। इसके बाद ये जो है इसमें अब कितना N बचा, 1 N बचा, और H कितने बचे, 2, तो ये बना लेंगे CH3NH2। इसको थोड़ा सा बेटा राइट कर लीजिएगा। बाकी रिएक्शन इस प्रकार की, CH3COOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड N3H की प्रेजेंस में CH3NH2 बनेगा, N2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नोट कर लीजिए बेटा, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। ये भी रिएक्शन एमीन बनाने की बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, कोई एमाइड हम लेते हैं, एमाइड के रूप में हमने लिया है RCONH2। अगर R की वैल्यू आप CH3 ले लें तो CH3CONH2 बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एस्टामाइड। और इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ और साथ में लेते हैं कास्टिक पोटाश। और इसको लेने के बाद इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से हमें मिलेगा RNH2। ये RNH2 बन जाएगा प्राथमिक एमीन। साथ में बनेगा ये K और Br, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा 2KBr प्लस 2 पोटेशियम बचे हैं और ये बना लेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। और ये लास्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम किसी प्राइमरी एमीन के रूप में अगर हमने एलिफेटिक एमीन ली है तो हम लेंगे RNH2। अगर एरोमेटिक एमीन ली है तो हम लेंगे ARNH2। यानी आप CH3NH2 भी ले सकते हैं, C6H5NH2 भी ले सकते हैं। तो किसी मान लीजिए हम C6H5NH2 लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया C6H5NH2, या फिर R की जगह हम लेते हैं CH3NH2। हम दोनों लेकर के आपको दिखाते हैं और इनकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, ये दोनों में सेम रहेगा CHCl3, और साथ में होगा कास्टिक पोटाश। क्या होगा, कास्टिक पोटाश 3KOH। तो बेटा 3 Cl हैं मिलकर के, आप जानते हैं 3KCl तो इनको बनाना ही है, ये 3KCl बना लेंगे। तो इन्होंने बनाए 3KCl। और क्या बनाएंगे, और इसके अलावा इसमें से OH 3 है और H भी कितने हैं, H भी देखिए 2 H ये 1 H ये, यानी 3 H ये हैं। 3 H और 3 OH मिलकर क्या बनाते हैं, 3H2O बनाते हैं, आपको मालूम है। तो 3H2O बन जाएगा। अब जो बचा, क्या बचा, C6H5NC बचा, और यहाँ पर क्या बचा, CH3NC बचा। तो बनाएगा C6H5NC और ये क्या बनाएगा, CH3NC। यानी जब हम एरिल एमीन लेंगे यानी फेनिल एनिलीन लेंगे तो हमें बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, और जब हम मेथिल एमीन लेंगे तो हमें बनेगा मेथिल आइसोसाइनाइड। बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, बैड स्मेलिंग पदार्थ होता है। और ये जो रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म के लिए परीक्षण के लिए भी रिएक्शन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा किसी प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए भी बच्चों ये रिएक्शन इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से ये आपने देखा, ये जितनी भी नेम्ड रिएक्शन थी इनको आपने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि सभी रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है 25 की 25, आप अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे। इस तरह से आपको ये समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।